चलिए ठीक है। आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंडियन पॉलिटी की क्लास 2 चल रही है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये जाना था कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना मस्ट है। जिन बच्चों ने चीजें ना समझ में आ रही हो वो पिछली क्लास को जाके देख सकते हैं, ग्रुप में लिंक पड़ा होगा। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज छोड़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। और इसके साथ ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद क्या होता है। ठीक, क्या ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे थॉट्स होते हैं जहां पे संविधानवाद या किसी भी चीज के आगे जो है इज्म लग जाता है या वाद लग जाता है, तो कहीं ना कहीं विचारधारा की बात कर रहा होता है। तो उसको हम लोग जानेंगे और एट द एंड ऑफ दिस क्लास हम ये जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्या है। और इंडियन पॉलिटी ही हमारे सिलेबस में है, चाहे वो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, पीएससी हो आपका, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ एमपीपीसीएस कोई भी एग्जाम हो, तो आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी। ठीक, तो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लिखा है या इंडियन पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं लिखा है, जब हम ये सब चीजें जान जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग संविधानवाद की। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। क्या होता है संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, तो देखिए, जहां अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहां भी इज्म लगता है, ये मैं आपको अक्सर कॉलेज में क्लास में बताता रहता हूँ, जहां भी इज्म लग जाता है या जहां भी वाद लग जाता है, उसका मतलब होता है एक विचार या पर्सपेक्टिव। ठीक, या विचार या विचारों का, कई सारे विचारों का, कई सारे पर्सपेक्टिव का कंपोजिशन या समूह। ठीक, तो संविधानवाद में क्या चीजें आती हैं उनको हमें देखना होगा। ठीक है, तो विचारधारा या दृष्टिकोण या आपकी आइडियोलॉजी या ओपिनियन, ठीक, ये कभी कभी नजरिया बदल देता है ना। कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है, ए को लगता है कि जो मैरिड लोग होते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से चीजें जल्दी समझ आती है। ए को लगता है जो मैरिड लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ए जो है वो मैरिड नहीं है, बट जो बी है वो मैरिड है। ठीक, उसको पता है कि मैरिड लोगों के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये इसका ए का परसेप्शन। तो आपका जैसा परसेप्शन हो, जरूरी नहीं दुनिया वैसी ही दिखती हो। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं कि जैसा मेरा परसेप्शन हो वैसी दुनिया दिखाई दे। हर किसी का नजरिया अपना अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कई तरीके के जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो पॉसिबल हैं। और हर किसी का आइडिया अपना एक यूनिक आइडिया होता है और जरूरी नहीं कि उसके आइडिया के हिसाब से जिस तरीके से दुनिया को देखा जा रहा हो, दुनिया वैसी की ही वैसी है। ठीक, तो संविधानवाद की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग, जब हम लोग संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसे नजरियों की, ऐसे पर्सपेक्टिव्स की, ऐसे थॉट्स की बात करते हैं, ऐसे नजरियों की, ऐसे थॉट्स की बात कर रहे होते हैं, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिफिनेशन को क्लियर कर देता है। ठीक, तो ऐसे नजरिए या ऐसे थॉट्स या इनको वैल्यूज भी कह सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब आपने समझा कि विचारों का जो समुच्चय जो होता है, एक से एक या एक से अधिक विचारों का जो समुच्चय होता है, या एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव का जो कंपोजिशन होता है, वो आइडियोलॉजी होती है। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जो थॉट्स हैं, एक या एक से ज्यादा थॉट जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए थॉट्स हैं, उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहेंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि एक या एक से ज्यादा किसी भी चीज से जुड़े हुए जो थॉट्स होते हैं, वो उसकी आइडियोलॉजी को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे थॉट्स जो, या कुछ ऐसे वैल्यूज या ऐसे आइडियाज
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सभी आइडियाज के कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलेंगे। आइडिया नंबर 1 जो है लिबर्टी, लिबर्टी या स्वतंत्रता। ठीक। आइडिया नंबर 2 ये कह रहा है कि डिग्निटी। ये आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में भी ये वर्ड्स का यूज किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा। ठीक। आइडिया नंबर 3 जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतने ही आइडिया, और भी सारे आइडियाज होते हैं, लेकिन ये मेन आइडियाज हैं, राइट्स, अधिकार। ठीक। और आइडिया नंबर 4, आइडिया नंबर 4 ये कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकारों का संरक्षण। समानता के अधिकारों का संरक्षण। ठीक। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी देश के रूल्स, ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो बेसिक रूल है, उस बेसिक रूल में, उस बेसिक रूल और मैनुअल में अगर ये थॉट्स इनबिल्ड हैं, तो फिर उन बेसिक रूल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या उन बेसिक रूल्स के कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कि इन बेसिक रूल्स में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपनाया गया है। बात समझ आई? लाइक जैसे अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें लिबर्टी है। अगर बात करते हैं यूएसए की, लिबर्टी है। ठीक। इसमें डिग्निटी भी है, व्यक्ति की गरिमा भी दिखाई देगी, फंडामेंटल राइट्स भी दिखाई देंगे, और इक्वलिटी बिफोर लॉ भी यहां पे हमको दिखाई देगा। ठीक। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी हमको ये तीनों चीज, चारों चीजें दिखाई देंगी। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक। ठीक। और दोनों ही यूएसए और इंडिया दोनों को जब हम देखते हैं तो दोनों में कॉमन चीज दिखती है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों ही देशों में। ठीक है। मतलब इनका जो बेसिक रूल्स जो है, या जो पूरे लॉ का जो बेस है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस रिटन मैनुअल में, उस रिटन रूल्स के जो मैनुअल है, उसमें लिबर्टी भी दिख रही है, उसमें डिग्निटी भी दिख रही है, उसमें राइट भी दिख रहे हैं, उसमें राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ भी दिख रहा है। ये सब चीजें दिख रही है, तो इसका मतलब इस देश की गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, या कह सकते हैं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। अगर आप ब्रिटेन को देखते हैं तो ब्रिटेन में कहीं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बावजूद उसके ब्रिटेन में लिबर्टी भी है, ब्रिटेन में डिग्निटी ऑफ मैन भी है, ब्रिटेन में राइट्स भी हैं, और ब्रिटेन में जो है राइट टू इक्वलिटी या इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है। ठीक। या आप प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, ये सारे के सारे वैल्यूज जो हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक वैल्यू मानते हैं, या आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मानते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें यूके में दिख रही है, ऑल्दो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो रिटन के जो रूल्स एंड मैनुअल्स हैं, उनके अंदर ये चीजें दिख रही हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ब्रिटेन में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसी आइडियोलॉजी वहां के बेसिक रूल और मैनुअल्स में है, जबकि वहां पे एक साथ एक बार में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इंडिया और यूएसए के केस में दोनों चीजें, क्या चीज क्लियर हो रही है आपको? ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई एक एक चीज को हम लेके चलेंगे कि क्या होता है, जो बेसिक रूल्स, जो बेसिक थॉट्स हैं, जो बेसिक आइडियाज हैं, वो क्या है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये सब नजरियों की बात चल रही है। अब लोग बात करते हैं लिबर्टी की। सबसे पहले लिबर्टी की, लिबर्टी ऑब्लिक स्वतंत्रता। लिबर्टी और स्वतंत्रता की जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा ही सुन आ रहा है। आप लोगों को नॉइस तो नहीं आ रही? ठीक है। तो जो नागरिक है, जो सिटीजन ऑफ, किसी सिटीजन ऑफ इंडिया है, या सिटीजन ऑफ कोई भी कंट्री का कोई सिटीजन है, देखिए, जब हम पैदा हुए तो हमारे पास कुदरत ने हमको कुछ दो आंखें दी, एक माउथ दिया, ठीक, एक नोज दी, ठीक, दो हैंड्स दिए, और दो लेग्स दिए। ठीक। मतलब हमको कहीं भी चलने का राइट जो है
नेचर ने हमको दिया, दे रखा है नेचर ने। ठीक, हमको कुछ भी लिखने का या अपने हाथ से कुछ भी काम करने का राइट नेचर ने दे रखा है। कुछ भी देखने का राइट जो है हमको नेचर ने दे रखा है। कुछ भी बोलने का, कुछ भी खाने का, ये दोनों तरीके के, तीनों तरीके के राइट्स जो है हमको नेचर ने दिए। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? तो ये जो है रूल ऑफ नेचर जो होता है, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि कुदरत का न्याय या कुदरत का कानून, रूल ऑफ नेचर में कुदरत ने ये देते समय क्या ऐसा किया कि देवांग को 2 नहीं 3 आंखें दे देंगे, उज्जवल को 4 हाथ, 2 हाथ नहीं 10 हाथ दे देंगे, ऐसा कुदरत ने नहीं किया। ठीक है, तो लिबर्टी इसी सेंस में हमको देखनी है कि किसी देश में लिबर्टी राइट, जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी लिबर्टी हो कि जो रूल ऑफ नेचर है वो इंटरप्ट ना हो, जो रूल ऑफ नेचर है वो इंटरप्ट ना हो। इतनी लिबर्टी तो होनी ही चाहिए, मिनिमम लिबर्टी इतनी होनी चाहिए। मतलब क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और। कहां जाना है कहां नहीं जाना है ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और। ठीक, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और। तो रूल ऑफ नेचर जो है वो सबको जो है सबकी चीजें इक्वली दे रहा है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो अपने इन राइट्स को यूज कैसे कर रहा है। तो कम से कम ये राइट्स जो है, मिनिमम इतने राइट्स तो हमको मिलने ही चाहिए। ठीक, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, तो ये चीजें हमको मिलनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या किसी भी देश का जो बेसिक कानून है, उस कानून ने अगर आपको इतनी लिबर्टी दे रखी है तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पहली शर्त को पूरा कर रहे हैं, या आपका कानून जो है, जो आपका जो बेसिक लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पहली शर्त को पूरा कर रहा है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो पहली शर्त है वो प्रैक्टिकली नहीं दिख रही। हम लोग तो अभी थ्योरेटिकल चल रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है ना। तो यहां तक सबको समझ में आया है ना। तो और ये हर लेवल पे होना चाहिए। ये भी नहीं है कि मान लीजिए कि जो है रिलीजन के बिहाफ पे ये चीजें वेरी हो जाएंगी, नहीं। वो किसी भी रिलीजन का हो, वो किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप का हो, वो किसी भी रेस का हो, है ना, वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, वो ईस्ट का हो या वेस्ट का हो, उसको इतनी बेसिक लिबर्टी तो मिलनी ही चाहिए। तभी हम मान के चलेंगे कि आप जो है संविधानवाद की विचारधारा का जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आजादी या लिबर्टी पढ़ लेना जो है, और आजादी और लिबर्टी को महसूस करने में बड़ा फर्क। ठीक है, कौन है बार बार ज्वाइन कर रहा है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। अभिजीत बेटा टाइम पे आया करिए। ठीक है, 8 बजे के बाद, 8 ठीक है, 8 बजे के बाद एक्टिव हो जाया करिए, देख लिया करिए कि क्लास चल तो नहीं रही है। ठीक है, ओके। तो प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना। तो आजादी पढ़ लेने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको किसी भी तरीके से यूज कर लें। लाइक जैसे आप बोल रहे हैं कि कुदरत ने हमको पैदा होते समय बाल भी तो दिए थे, है ना। तो हम जाके आड़े तिरछे जो पिरामिड ऐसे बाल रख लेंगे, तो आप घर जाके देखेंगे तो फिर आपके पिताजी बता देंगे नहीं भैया ऐसे बाल नहीं रख सकते हैं। तो हकीकत में अगर जो हम लोग बात करें तो दुनिया भर में जो क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, ठीक है, चाहे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो, जितने भी जो क्रांतियां हुई, जो रिवॉल्यूशन हुई हैं, इन्हीं बातों पे हुई है कि भाई मिनिमम लिबर्टी तो इंसान को मिलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बीइंग जो है, वो आजाद ही पैदा हुआ था। ठीक, किसी के दबाव में नहीं पैदा हुआ था। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? तो क्योंकि देखिए सोचने की, समझिए आपका जो माइंड, ऊपर वाले ने जो आपको नेचर में आपको ब्रेन दिया है, ठीक है, सोचने की जो क्षमता दी है जन्मजात मिली है। अब देखिए जो आंखों को देखने की जो पावर है वो आपको जन्मजात मिली है। आप देखना नहीं बंद कर देंगे किसी के कहने पे, आप बोलना नहीं बंद कर देंगे, आप जो किसी चीज को स्मेल करना नहीं बंद कर देंगे, किसी चीज को खाना नहीं बंद कर देंगे। ठीक है,
तो ये सब चीजें जो है हमको लॉ ऑफ नेचर के थ्रू जो जन्मजात मिली है और इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू नीड जो है कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स जो गवर्नमेंट होती है सैंक्शंस लगाती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि हाँ भाई, रूल ऑफ नेचर जो है उसमें जो हमको फ्रीडम मिली है, बाय बर्थ जो फ्रीडम मिली है, इतनी मिनिमम फ्रीडम तो हम अपने सिटीजन को देंगे, तब हम मान के चलेंगे कि हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद की पहली कंडीशन को हम पूरा कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम जहां हमें इतनी आजादी मिल रही हो, वहां हम बोलेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात चल रही है। लाइक आपने देखा होगा अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, मतलब खुद तो नहीं देखा होगा लेकिन फोटोज में देखा होगा। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इस बात का एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या सांकेतिक प्रमाण है, सांकेतिक महत्व कि आप इस जमीन पे आएंगे, मतलब कहां, यूएसए की जमीन पे आएंगे तो आपको जो है लिबर्टी मिलेगी। ये चीज क्लियर हुई आपको? तो बेसिकली आप देखिए कि सही से आजादी को पढ़ना, हमारे यहाँ पढ़ना बहुत आसान है कि हम बोल रहे हैं कि भाई देखो जन्मजात हमको राइट मिला है, हमें किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। आप याद करिए, आपने पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और जो है आप लोगों ने मेगालिथिक पढ़ा होगा। जो आप लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट के उस ग्रोथ को समझा था, तो वहां पे आपने क्या देखा था? मैंने आपको बताया था, युval नोह हरारे का एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि जिस दिन ह्यूमन बीइंग को ये पता चला कि ये जो जानवर जब हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, एक जानवर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को जिस दिन ये पता चला कि एक जानवर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और इससे बचने के लिए कई सारे ह्यूमन बीइंग साथ में होने जरूरी हैं, तो उस दिन उसको ये पता चल गया कि ग्रुप की जो है नीड होती है, किससे? प्रकृति या कुदरत के चैलेंजेस से लड़ने के लिए। और जिस दिन इसको ग्रुप की नीड पता चली, उसी दिन उसको फैमिली का कंसेप्ट पता चला, और जिस दिन उसको फैमिली का कंसेप्ट पता चला, उसी दिन उसे लाइफ पार्टनर की चीजें समझ में आने लगी। हाँ भाई, लाइफ पार्टनर होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप यूएसए और यूके की बात करते हैं तो वो लिबर्टी में ये भी देता है कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, कौन नहीं होगा। जैसी यहाँ पे लिबर्टी लिखी हुई है, कैसी? रूल ऑफ नेचर के थ्रू। कि रूल ऑफ नेचर आपका किसी की ओर कैसा अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को देख के पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक पे आपने देखा कि फैमिली बनती चलेगी। ठीक, तो वो क्या है कि रूल ऑफ नेचर जो होता है, जो नेचर का सिद्धांत होता है, उसके थ्रू फैमिली बनती चली आ रही थी। तो ऐसा जो है आपको यूएसए यूके में दिखेगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इंडिया में आपको पता है ना, लाइफ पार्टनर आप खुद नहीं चूज कर सकते। मैं यहाँ किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ कि लाइफ पार्टनर खुद से खुद चूज करे, अपनी फैमिली के वैल्यूज के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है, और डिपेंड करता है कि आपके फैमिली में कितनी लिबर्टी है या कितना लिबरलिज्म है। लेकिन फिर भी बात चल रही है कि यहाँ पे लिबर्टी या आजादी को पढ़ लेना और आजादी का प्रयोग कर लेने में भारत में तो फर्क है। ठीक, भारत एक जो है आप कह सकते हैं कि परंपरा प्रधान देश है, तो कभी ना कभी आजादी, आपकी आजादी परंपरा से टकराएगी। तो इसलिए प्लीज घर जाके जब आप आजादी पढ़ लें या स्वतंत्रता को पढ़ लें, तो घर जाके अपने पिताजी से आजादी ना मांगने लगेगा, आपको उनको भी देखना पड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक आजादी देता है। ठीक, तो लिबर्टी या आजादी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी या स्वतंत्रता की जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, ठीक, और किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो आपके ऊपर। ठीक, मिनिमम लिबर्टी आपको मिलती रहे। और बंधन और प्रतिबंध होने का मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर संविधान भी ना हो। क्या ऐसा भी हो जाएगा क्या? आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, प्रतिबंध भी ना हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर संविधान भी ना हो। इसका मतलब आपके ऊपर कोई रूल ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए, बंधन और प्रतिबंध, इन चीजों को समझते हुए तो ह्यूमन बीइंग ने जब पैलोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से नियोलिथिक, नियोलिथिक से चाल्कोलिथिक और चाल्कोलिथिक से ऑनवर्ड्स तक आया, तो उसने ये समझा कि देखिए, ग्रुपिंग में कुछ रूल्स होंगे ही होंगे। जो हमने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में कुछ रूल्स होंगे ही होंगे, अदरवाइज ये ग्रुप कंटिन्यूअसली चल नहीं सकता है। तो रूल्स तो होंगे ही होंगे। ठीक, अगर ये रूल्स नहीं होंगे, अगर ये बंधन और प्रतिबंध नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा? समाज एक जंगल की तरीके चल रहा होगा। ठीक, तो आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि विधि या संविधान को हटा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स या लॉ को हटा दिया जाए, बल्कि अगर देखा जाए तो लिबर्टी जो है वो बेसिकली वो ये कहती है
कि लिबर्टी ये कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जिस लिबर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक लॉ है, किसी भी कंट्री का जो बेसिक लॉ है, जैसे यूके की बात करते हैं तो वहां पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिखता है, तो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो बेसिक लॉ है वो क्या करेंगे, वो किसी भी सिटीजन के जीवन में अनवांटेड अनवांटेड प्रेशर अनवांटेड प्रेशर या अनवांटेड इंटरप्शन, ठीक, या किसी भी तरीके के अनावश्यक हस्तक्षेप को हटा दे, वो लिबर्टी है। ठीक, समझ आया आपको कि हमारे लिए जो है पॉलिटी में जो लिबर्टी का मतलब है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जिस लिबर्टी की हम लोग बात करें वो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से अनावश्यक हस्तक्षेप को, अनावश्यक प्रेशर को या इंटरप्शन को हटाना ही जो है वो लिबर्टी है। मतलब आप जो देखना चाह रहे हैं वो आपको देखने दिया जाए, ना कि उसको रोका जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आपको आपकी इच्छा के बिना किसी चीज को देखने के लिए प्रेशराइज कर रहा है या आपकी आपकी इच्छा के बिना किसी को कहीं से जाने से रोक रहा है, तो फिर वो जो है लिबर्टी नहीं है ना। इसीलिए देखिए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, कुछ रिट देता है, जिसमें से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, ठीक। इस हैबियस कॉर्पस में या बंदी प्रत्यक्षीकरण भी होता है कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा कहीं भी रोका नहीं जा सकता है। अगर उसको आपने रोक रखा है तो आप उसको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। तो क्या ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही कि लिबर्टी की क्या हो रही, कैसी लिबर्टी, ऐसी लिबर्टी कि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी करने का आपको राइट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कोई बंधन प्रतिबंध भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई सैंक्शंस लगा रहा है तो उसको रोकना है। अगर आपके जीवन में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है तो उसको रोकना है। तो मतलब कि अगर किसी भी देश का रूल या कानून या संविधान एक ऐसी व्यवस्था देता है कि जिस व्यवस्था अथवा सिस्टम में ये प्रोविजन होता है कि भाई आपके जीवन में अनावश्यक इंटरप्शन नहीं होगा, तो भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पहली शर्त जिसे हम लोग बोल रहे हैं लिबर्टी, वो पूरा कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिना हेलमेट लगाए के रोड पे चल देंगे। क्योंकि देखिए जिस समय आप बिना हेलमेट लगाए रोड पे चल रहे होंगे, आजादी के नाम पे आप बोलेंगे कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये भी मेरा राइट है, तो आप बिना हेलमेट के अगर रोड पे जा रहे हैं और रास्ते में आपकी बाइक भिड़ जाती है किसी और से, ठीक है, इन दैट केस आपको कोई हेड इंजरी हो जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी फैमिली भी परेशान होगी। अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ भी परेशान होगी, उसके उसके फैमिली वाले भी परेशान होंगे। तो आपकी आजादी किसी दूसरे की आजादी को डिस्टर्ब करे ये भी जरूरी नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ तो सैंक्शंस लगते रहेंगे, ठीक। लेकिन हाँ ये है कि आपकी जो बेसिक रूल ऑफ नेचर के थ्रू जो आपको आपको रूल ऑफ नेचर के थ्रू जो आपको लिबर्टी मिली है, उस पे जो है किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। क्लियर चीज समझ में आ रहा है आपको? अब हम लोगों ने दूसरा देखा था व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी। व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ मैन, पब्लिक वुमेन भी कर लीजिएगा, नाराज हो जाएंगे बच्चे, ठीक। तो देखिए सिंपल सी बात है कि आजादी तो आपको दे दी जा रही है, लेकिन अगर आपको गरिमा नहीं मिल रही, आपको डिग्निटी नहीं मिल रही है, तो फिर ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे ये क्या, ऐसा क्या है, डिग्निटी क्या चीज होती है? तो कोई बताएगा डिग्निटी का मतलब क्या होता है? मैं भी देखूंगा आपको पता कितना है। बताइए, कोई बताएगा डिग्निटी का मतलब क्या होता है? बताइए। और और कोई?
देखिए डिग्निटी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे डिग्निटी का मतलब क्या है, डिग्निटी का मतलब यह है कि हर व्यक्ति, इंडिया में जो हर व्यक्ति है, हर कोई सिटीजन जो है वो अपने आप में आजाद है, पहली बात तो ये, और उसका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और एक इंडिविजुअल जो है उसका एक थॉट है। ठीक, वो हो सकता है कि केरला का साउथ इंडियन वो हो सकता है किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो। ठीक, समझ आ रहा है, वो किसी भी लिंग्विस्टिक पर्सनल, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो। ठीक, तो क्या है कि ये उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर आप फ्रीडम दे रहे हैं, लाइक आप फ्रीडम तो दे रहे हैं, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप उसको फ्रीडम विद डिग्निटी नहीं दे रहे। लाइक जैसे हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो नॉन इस्लामिक लोग हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन बोला जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन बोला जाता है, और है भी। मतलब सेकंड क्लास सिटीजन क्या, कि जो नॉन इस्लामिक लोग हैं वो पाकिस्तान में पीएम जैसी पोस्ट के लिए इलेक्शन तक नहीं लड़ सकते, एलिजिबल ही नहीं है। ठीक, या प्रेसिडेंट जैसी चीजों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको वो राइट्स नहीं है जो वहां पे इस्लामिक लोगों के हैं। और दो पाकिस्तान में भी स्वतंत्रता है, पाकिस्तान कोई एक स्लेव कंट्री नहीं है। ठीक, तो डिग्निटी का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ सकता है, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट दे सकता है, भले ही वो 18+ का हो। मेरा जितना वोटिंग राइट है उतना ही वोटिंग राइट मेरे फादर का है, उतना ही वोटिंग राइट जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो वोटिंग राइट है वो 5 लोगों के बराबर हो या 100 लोगों के बराबर हो। ठीक, यूएसए में जब अर्ली फेज में संविधान बना था तो वहां पे एक ब्लैक मैन का वोट, एक व्हाइट मैन का वोट जो हुआ करता था वो 5 ब्लैक मैन के वोट के बराबर हुआ करता था। तो डिग्निटी नहीं, फ्रीडम तो है पर डिग्निटी नहीं है। व्यक्ति की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, व्यक्ति एक किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी क्रीड का हो सकता है, किसी भी रेस का हो सकता है, उसका एक इंडिविजुअल थॉट है। तो आजादी एक इंडिविजुअलिज्म के साथ अगर मिल रही है, लिबर्टी किसी को इंडिविजुअलिज्म आइडेंटिटी के साथ मिल रही है, इन दैट केस जो है व्यक्ति की गरिमा भी बनी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपसे बात कर रहा है लिबर्टी, और लिबर्टी विद डिग्निटी, अगर ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये चीज समझ में आई आपको? हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान है। जिस नजरिए से मैं देखता हूं दुनिया को, उस नजरिए से जरूरी नहीं मेरा भाई देखे, और जिस नजरिए से मेरा भाई देखता है उस नजरिए से जरूरी नहीं मेरी वाइफ देखे। अगर मेरे पापा इस बात का क्लेम कर रहे हैं सोसाइटी में कि भाई मेरे घर में सब बराबर हैं, तो फिर सभी के ओपिनियन को सुना जाएगा, सभी के ओपिनियन का सम्मान किया जाएगा, तब मानेंगे कि बराबर हैं, तब मानेंगे कि भाई सबको इस घर में बोलने की स्वतंत्रता है। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर भाई जो है वो डिग्निटी नहीं है व्यक्ति की। क्लियर है चीज, समझ में आया आपको? तो डिग्निटी से आशा है कि हर व्यक्ति अपने आप में आजाद है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान हो। इट डजंट मैटर कि मेरी वाइफ या जो मेरी लाइफ पार्टनर है वो अभी नई नई आई है, तो अब जो नई नई आई है तो उसको जो है घर में जो है सूट ही पहनना पड़ेगा, साड़ी ही पहननी पड़ेगी, वो लोअर नहीं पहन सकती है, वो टी शर्ट नहीं पहन सकती है, ऐसा नहीं भाई। अगर मेरी बहनें पहन सकती है तो फिर वो भी पहन सकती है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हमारी बहनों ने पहले नहीं पहना तो आज वो नहीं पहनेगी। तो टाइम टू टाइम, टाइम वर्क प्लेस, हम 3 चीजें पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, टाइम वर्क, हम तो कि मेरा एक काम है मैं ना लिंक करके पढ़ाता हूं। हिस्ट्री में क्या होता है, टाइम वर्क और प्लेस तीनों चीजें देखा जाता है, हिस्ट्री में ही नहीं प्रेजेंट में भी देखा जाता है, टाइम वर्क और प्लेस। ठीक है ना, टाइम वर्क और स्पेस, सॉरी प्लेस बोल रहा हूं, स्पेस। ठीक, देश काल परिस्थितियां तीनों चीजें आपको देखनी होंगी। तो ठीक है, कल के लोगों ने नहीं पहने तो आज के लोग भी नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ नहीं आ रही ना, कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि तिलक ने एक बार बोला था कि रेलवे का यूज करना किसी और की दुल्हन को सजाने जैसा है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में 1890s के टाइम पीरियड में हो सकता है कि रेलवे से क्या हो रहा था, इंडिया में कोलोनाइजेशन हो रहा था या उपनिवेशवाद हो रहा था, और इंडिया की वेल्थ जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ होके यूके जा रही थी। तो एट दैट टाइम रेलवे के लिए स्टेटमेंट ठीक रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में रेलवे के लिए स्टेटमेंट ठीक नहीं है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल थॉट्स जो होते हैं, उसको अगर आप मान के चल रहे हैं हर किसी की, तो आप डिग्निटी विद लिबर्टी चल रहे हैं या लिबर्टी विद डिग्निटी चल रहे हैं।
अदरवाइज कोई मतलब नहीं। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो मैं बोलता हूं, मेरा वाइफ बोलती है, मेरा भाई बोलता है, मेरे पापा बोलते हैं, मेरी मम्मी बोलती है, सभी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सभी के अगर थॉट्स को सुना जाता है तो भाई हम बोल सकते हैं कि हमारे घर में लिबर्टी है, किसी को भी कुछ भी बोलने का राइट है, किसी को भी कुछ भी पहनने का राइट है ना। तो ये चीज समझ आ रही। तो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, डिग्निटी के हिसाब से लिबर्टी भी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो राइट अगर मेरी बहन को नहीं मिले तो मेरी वाइफ को नहीं मिलेंगे, या मेरे जो है नेफ्यूज या नीस को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सबके देश काल परिस्थितियां अलग थी, आज की देश काल परिस्थितियां अलग है। तो अगर आपके देश में या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा रूल है, कोई ऐसा मैनुअल है जो सबको लिबर्टी भी दे रहा है और लिबर्टी विद डिग्निटी दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद की विचारधारा का सेगमेंट 2 भी आप फॉलो कर रहे हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, आपने देखा होगा कि लिबर्टी को सबसे पहले क्यों रखा गया। अगर आप किसी को लिबर्टी, आजादी ही नहीं देंगे तो डिग्निटी या गरिमा जैसी चीज बेकार है, राइट। कि आपने जैसे पाकिस्तान में देखा कि जो नॉन इस्लामिक लोग हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजनशिप मिल चुकी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है। तो जब उनको फर्स्ट क्लास सिटीजन जैसे राइट ही नहीं है तो डिग्निटी जैसी कोई बात ही नहीं बचती। तो सबके साथ इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक। तो जैसे कि अब बात करते हैं डिग्निटी की, अगर बात करते हैं तो डिग्निटी में हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है हर किसी की, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी का सम्मान होना चाहिए, यही बात हो रही है। जैसे जगजीत सिंह, आप लोगों ने गजल सुनी होंगी जगजीत सिंह की, चिट्ठी ना कोई देश जाने वो कौन सा देश है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जगजीत सिंह ने गजल अपने बेटे के लिए गाई थी जब उनकी डेथ हो गई, ठीक। तो जगजीत सिंह जो है, उनके फादर, उनके पेरेंट्स चाहते थे उनको आईएएस बनाना और वो चाहते थे सिंगर बनना, ठीक। बड़ा विरोध हुआ इस चीज का, और लास्ट में आपने देखा कि दुनिया भर में जगजीत सिंह ने अपना नाम रोशन किया, ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया, अपने फादर का नाम रोशन किया। तो क्या है कि फ्रीडम या लिबर्टी विद डिग्निटी मिलती है, तो जो है व्यक्ति की जो क्षमताएं जो होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम करता है अगर उसकी लिबर्टी के साथ साथ उसकी डिग्निटी जुड़ जाए, ठीक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो व्यक्ति को आजादी के साथ साथ उसकी जो है गरिमा भी दे रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी आजादी और गरिमा को दोनों का प्रयोग करता है तो वो अपना सर्वोच्च या अपना जो है मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, और वो द नेशन इन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब भारत का, आप देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा है उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हैं, और पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, 18 प्लस के ऊपर आप उनको वोटिंग राइट दे रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है यही नहीं पता है, और आप कैसे ये काम करने जा रहे हैं, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मायने में यही चल रहा है कि देखिए, लिबर्टी तो हम सभी को दे रहे हैं, लेकिन लिबर्टी के साथ अगर हम डिग्निटी सबको नहीं देंगे, मतलब हम ये कह दें, जैसे इंडिया में आजादी के पहले क्या होता था, या यूरोप में भी यही होता था, जो लोग टैक्स पे करते थे, जो टैक्स पेयर हुआ करते थे, वही वोटिंग राइट्स का यूज करते थे। जो टैक्स पे नहीं करते थे वो वोटिंग राइट का यूज नहीं कर सकेंगे। तो जो वोटिंग राइट का यूज नहीं कर पाएंगे तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, तो उनके हिसाब की गवर्नमेंट ही नहीं आएगी, टैक्स पेयर की गवर्नमेंट आएगी, तो टैक्स पेयर की गवर्नमेंट टैक्स पेयर के हिसाब से सुनेगी, वो तो आपके हिसाब से सोचेगी नहीं, है ना। तो लोअर क्लास की जो है फ्रीडम तो है, पर लोअर क्लास की डिग्निटी नहीं है। जो टैक्स पेयर नहीं है उसकी डिग्निटी नहीं है, और जब डिग्निटी नहीं है तो ऐसी फ्रीडम का क्या मतलब है। लिबर्टी विद डिग्निटी जब होती है तो आदमी या व्यक्ति जो है अपना सर्वोच्च सर्वोच्च देता है, और ये उसका सर्वोच्च जो होता है वो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसलिए हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने लिबर्टी विद फ्रीडम या लिबर्टी विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट रखा। ये चीज आपको समझ नहीं आ रही? किसी को कोई डाउट है ना? तो देखिए, डिग्निटी क्या कह रहा है कि जीवन में किसी भी एक ही व्यक्ति का नजरिया से ही नहीं होगा, इंडिविजुअल थॉट्स की बात हो रही है ना। कि मोदी जी का जीवन जीने का तरीका, मोदी जी इनका जीवन जीने का तरीका ये भी सही है। अगर आपका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है या जो बेसिक रूल है, जैसे हम रूल, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यूके के केस में रूल नहीं है और यूके के केस में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। तो मोदी जी का जीवन का जीने का तरीका वो भी सही है, बाबा रामदेव का वो भी सही है, हनी सिंह का वो भी सही है, और तो और यूएसए और यूके ये भी बोलते हैं
कि भैया सनी लियोनी का भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना अपना तरीके से जी नहीं जीनी, ठीक है। आज उनका काम था पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने का, कल वो वापस हॉलीवुड में या बॉलीवुड में आ सकती तो आ सकती, लेकिन इंडिया में क्या हो जाएगा, ओ हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो क्योंकि इंडियन समाज जो है, इंडियन सोसाइटी जो है, वो अभी भी लिबर्टी और डिग्निटी को मिला नहीं पाया है। लेकिन कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी यूएसए या यूके या वेस्टर्न यूरोप में जहां भी है, वहां पे और इवन इंडिया में भी आप देखिए धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है। जब पहले सनी लियोनी स्टार्ट में आई थी, मैं छोटा था उस टाइम पीरियड में, तो बड़ा बड़ा बुरा माना जाता था, बिग बॉस में सनी लियोनी, अरे टीवी चैनल बदल दो। अब ऐसा नहीं होता है, बेबी डॉल मैं सोने दी, आदमी देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हैं आपको कि हो क्या रहा है, मतलब क्या है कि लिबर्टी विद डिग्निटी, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी का जीने का तरीका उसके हिसाब से सही हो सकता है। मैं कौन होता हूं उसके ऊपर अपने जीवन जीने के तरीके को थोपने के लिए, अगर मैं किसी व्यक्ति को उसके विचारों से, उसके थॉट से, उसके परस्पेक्टिव से उसकी लाइफ जीने का राइट दे रहा हूं, या हमारा जो रूल है वो किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को अपने ओपिनियन के हिसाब से अपनी लाइफ को जीने का राइट दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, वो रूल्स एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। तो लिबर्टी विद डिग्निटी मस्ट है। ये चीज क्लियर हुई आपको, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक। तो हर व्यक्ति का महत्व समान है, और हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशों पर दिल निकले, वाह 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 वाह। यहां तक सबको क्लियर। अब लोग बात करते हैं राइट्स की। ये सब चीजें इंटरलिंक है बेटा, कोई अलग अलग नहीं। हम लोग देखिए लिबर्टी पढ़ा, लिबर्टी के बाद डिग्निटी पढ़ा, तो पता चला रे बिना डिग्निटी के लिबर्टी कोई मतलब नहीं है। और अब पता चलेगा कि बिना राइट, बिना लिबर्टी के जो है, बिना राइट बिना डिग्निटी के लिबर्टी का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो अधिकार से आशय है या राइट से आशय है कि हमें आजादी पर अपना दावा चाहिए, ठीक। कैसा दावा चाहिए, ये आगे जाके आप फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे तो वहां आपको दावा मिलेगा। क्या क्या आपने बोल तो दिया कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हाँ ठीक है, और आप क्या फ्रीडम है, हाँ ठीक है, पर हमको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। सैंक्शंस लग रहे हैं हमारे ऊपर, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे हमको कुछ भी बोलने का अधिकार है, तो बोलने के अधिकार के थ्रू हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो मतलब दावा जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो बेसिक रूल है, वो आपको लिबर्टी तो दे रहा है, वो डिग्निटी भी देने का दावा कर रहा है, लिबर्टी भी देने का दावा कर रहा है, पर आप वो राइट की बात ही नहीं कर रहा, तो फिर बिना राइट के लिबर्टी और डिग्निटी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज फर्स्ट और डी, अबाध रूप से विचरण करने का अधिकार, अबाध रूप से विचरण करने का अधिकार, मतलब इंडियन टेरिटरी में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ एरिया पे जाना के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत मैक्सिमम एरिया में आप आराम से जा सकते हैं। तो जब तक ये राइट नहीं मिला, तब तक जो है आप लिबर्टी बिना, इसलिए आपसे बोल दिया लिबर्टी है, पर अगर ये राइट ना दिया जाए तो लिबर्टी है नहीं। बिना इस राइट के लिबर्टी नहीं है, और बिना लिबर्टी के डिग्निटी का भी कोई मतलब नहीं है। कि आपका मन है घूमने जाने का, कहां, आपका मन है घूमने जाने का मथुरा, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है घूमने जाने का देवा शरीफ, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी जो है मंदिर मस्जिद में जा सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर रोक नहीं लगाएगा। आपको वहां पे साथ कास्ट एंड क्रीड के हिसाब से स्टेट की तरफ से तो रोक टोक नहीं लगी, समझ आया आपको। तो राइट्स बहुत जरूरी है। तो टेक्निकली हमारे यहाँ संविधानवाद है, और संविधानवाद से आशय या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आशय है एक ऐसा सिस्टम जो हमें लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, ठीक, और गरिमा मतलब डिग्निटी, ये तीनों चीजें दे रही हो, तो हम मान के चलेंगे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक। नॉर्थ कोरिया में आप देखिए कि लोगों को राइट नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, तो मतलब
जो रूल ऑफ नेचर है, रूल ऑफ नेचर में आपको एक माउथ मिला हुआ है, कुदरत ने आपको बोलने का अधिकार दिया है, किससे? सभी लिविंग क्रीचर से अलग हटके ह्यूमन बीइंग को माउथ दे रखा है, और माउथ के साथ साथ ब्रेन दे रखा है कि भैया तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, उसको बोल सकते हो। ठीक है, कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, रूल ऑफ नेचर है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में इस पे सैंक्शन लगा हुआ है, तो लिबर्टी नहीं है वहां पे। और जब लिबर्टी ही नहीं है तो डिग्निटी पॉसिबल नहीं है, और जब डिग्निटी ही पॉसिबल नहीं है, लिबर्टी पॉसिबल नहीं है, तो राइट्स की तो बात ही अलग है। यहां तक सबको क्लियर? तो उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उंग ने जो कुछ भी बोल दिया सब उसी को मानने लगेंगे, सब वही करने लगेंगे। ठीक, तो जिस दिन हम किसी व्यक्ति के पीछे घूमने लगते हैं, आंखें बंद करके घूमने लगते हैं, उस दिन हम अपनी जो आजादी है उसको खुद से उस व्यक्ति के हाथों गिरवी रख देते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? है ना, कि हम बस किम जोंग उन की बातों को मान रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ सोच ही नहीं रहे, इस ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और रूल ऑफ नेचर में जो है, कुदरत ने आपको ब्रेन दे रखा है कि भाई इसका इस्तेमाल करो। जो वो आदमी बोल रहा है, जो आपसे करने को कह रहा है, वो सही नहीं है, और आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप में और भीड़ में कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर है चीज? तो एक ऐसा सिस्टम जो आपको इसका इस्तेमाल करने की गारंटी देता हो, ठीक है, जो आपको भीड़ बनने से बचने से रोकता हो, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिस्टम है, या कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है। क्लियर है चीज? बात समझ नहीं आ रही आपको? हाँ, इट डजंट मैटर कि वहां पर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, लेकिन अगर कोई सिस्टम आपको रूल ऑफ नेचर के थ्रू मिले हुए बेसिक राइट्स को यूज करने तक की राइट दे रहा है, तो फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा ही होगा। ठीक, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने की पहली शर्त यह नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि यूके इसका एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए बेसिक शर्त यह है कि रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ में भी आपको लिबर्टी, लिबर्टी के साथ डिग्निटी, और डिग्निटी के साथ राइट, और राइट टू यूज, है ना, आपको अपने फंडामेंटल राइट को यूज करने का भी राइट हो, ये सब चीजें हो तो कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अधिकार से और भी क्या मतलब है, और भी चीजों को देखते हैं, राइट्स और क्या क्या है। ठीक, तो म्यूजिक बजने लगा, बड़ा शोर है। ठीक, तो देखिए हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारी आजादी है, जो हमारी लिबर्टी है, लिबर्टी है, और जो हमारी डिग्निटी है, ठीक है, ये सब तभी अच्छी लगती हैं जब हम अपने राइट्स की डिमांड करते हैं। डिमांड जरूरी है। ठीक, अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो हमको हमारे राइट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक, तो वास्तव में देखा जाए जो राइट्स या अधिकार हैं वो स्वतंत्रता का सिनोनिम्स है। बिना राइट्स के ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो मैं आपको वही उतनी देर से बता रहा हूं कि जब मैं पैदा हुआ तो अपनी आंखें लेके पैदा हुआ, जब मैं पैदा हुआ तो अपने साथ साथ अपना मुंह लेके पैदा हुआ, अपने पैर लेके पैदा हुआ। तो नेचर जो है हमको इतने सारे राइट्स पैदा होते ही दे रही है। ठीक, देखिए ये लिबर्टी, चलने की लिबर्टी है, ठीक, लेकिन आप चलेंगे कब? जब नेचर ने आपको पैर दिए होंगे, तो पैर चलने का राइट आपको नेचर ने दे रखा है। आंखें या देखने की लिबर्टी है, आजादी है कुछ भी देखने की, लेकिन तब जब नेचर ने आपको राइट टू आई दे रखा है, आपको आंखें दे रखी हैं, हर किसी को नहीं मिलती है ना। तो राइट और लिबर्टी जो है वो एक दूसरे के साथ इतना इंटरलिंक्ड है कि इनको बहुत ज्यादा हद तक डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है। और आपसे कमीशन कभी भी रिटन वर्ड्स में लिबर्टी और राइट्स के बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या करना होता है, ऐसा पूछेगा नहीं। ये क्या है, असल में होता क्या है कि वो एमसीक्यूज के थ्रू घुमाता है अपने आंसर को, और हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हमें पूरी पॉलिटी आती है, सारे आर्टिकल्स याद हैं, सारी की सारी जो है क्या कहते हैं शेड्यूल्स याद हैं, किस शेड्यूल में कौन कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में जो आपकी स्टेट लिस्ट है, या जो है क्या नाम है शेड्यूल 7 है, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पे कौन कौन से सब्जेक्ट है, सब कुछ याद है। पर अगर मुझे बेसिक चीजें नहीं पता है, और इन बेसिक चीजों से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं,
अगर हम ये बेसिक चीजें नहीं जानते तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और पिछले 2015 से यूपीएससी जो है इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछना कम कर चुकी है और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछती है। ऐसे ही यूपीपीसीएस की अगर बात करते हैं तो 2017 से वो ऐसे क्वेश्चन को पूछना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? क्या हो गया, खत्म हो गया क्या? ब्लैंक पेज खत्म। ओके।